नमस्कार साथियों। आज हम अपनी तीसरी क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी दोनों क्लासों के अंदर कंप्यूटर का विकास क्रम और उसका इतिहास के बारे में पढ़ा है। इतिहास की बात करते हैं तो हमारा जो आधुनिक कंप्यूटर है तो इसके जो पूर्वज थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। जो आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज था जिसमें हमने एनालिटिकल इंजन के बारे में पढ़ा और डिफरेंस इंजन के बारे में पढ़ा है। जो आधुनिक कंप्यूटर उसको जो बनाया था या जिसने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को हम कहते हैं आधुनिक कंप्यूटर का जनक या आधुनिक कंप्यूटर के पिता। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी अपनी सेकेंड क्लास के अंदर यानी दूसरी क्लास के अंदर। इससे पहले जो हमारी जो प्रथम क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर का विकास कहाँ हुआ था और इसका इतिहास क्या था। तो उसमें हमने ये भी जाना था कि जो कंप्यूटर का विकास है यह विकास हुआ था आज से 3000 ईसा पूर्व वर्ष पहले। फिर धीरे धीरे अलग अलग देशों में इसका प्रयोग किया गया, गणनाएं हुई, चीन के अंदर इसका प्रयोग किया गया और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग मशीनें बनाई और अलग अलग कैलकुलेशंस की। गणनाएं बढ़ती गई, संख्याएं बढ़ती गई, दशमलव का आविष्कार हो गया, जीरो का आविष्कार हो गया और ऐसी अनगिनत मशीनों का आविष्कार हुआ। इसी के विकास के क्रम में आज जो हमारी तीसरी क्लास है वो क्लास है हमारे कंप्यूटर की जनरेशंस कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ, आधुनिक कंप्यूटर का जो विकास हुआ उसके बाद यानी 1943 के बाद से हमने जो पढ़ा है उसके अंतर्गत हमें कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो 5 जनरेशन है। कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो 5 जनरेशन है। आज हम बात करेंगे सबसे पहली जनरेशन के बारे में और पहली जनरेशन है हमारी प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जो है वो 1943 से लेकर 1955 तक मानी जाती है। लगभग 1950 तक इसको माना जाता है। इसका जो विकास का क्रम है प्रथम जनरेशन का वो 1943 से लेकर 1955 तक का इसका विकास का क्रम है। ये हमारी है फर्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन है हमारी जो 1943 से 1955 के मध्य इसका विकास क्रम हुआ है। तब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था वो उनका प्रारंभ था। उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान पूरा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर थे वो विश्वसनीय होते थे, उनकी जो गति होती थी वो भी तीव्र होती थी। इसलिए जितने भी वैज्ञानिक थे उन सब वैज्ञानिकों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तरफ अपना रुख किया था। उसके बाद जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनके अंदर अलग अलग बातें आती है सामने। जैसे जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे सबसे पहले इसमें इसकी बात करते हैं हम साइज की कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उन कंप्यूटरों की साइज किस प्रकार की थी। वो कंप्यूटर छोटे थे या वो कंप्यूटर बड़े थे या वो कंप्यूटर मध्यम आकार के थे और क्या कारण था उनके आकार का। ये सब बातें हम इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले साइज। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था और वैक्यूम ट्यूब का जो आकार था वो बहुत बड़ा होता था। इस कारण से जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे इन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की साइज बहुत बड़ी होती थी। इसके बाद में बात करते हैं हम मेमोरी।
मेमोरी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इनके अंदर जो इनकी मेमोरी होती थी वो होती थी चुंबकीय ड्रम, यानी मैग्नेटिक ड्रम। इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके बाद आती है इसके इनपुट और आउटपुट पार्ट्स। इनपुट और आउटपुट पार्ट्स के लिए इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इनपुट आउटपुट के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। और मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम का। किसका प्रयोग किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद भी बात करते हैं इसमें लैंग्वेज और प्रोग्राम। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इन कंप्यूटर के अंदर मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। जो भी इसमें प्रोग्रामिंग होती थी वो केवल मशीनी भाषा के अंदर और असेंबली भाषा के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग होती थी। जो प्रोग्राम बनते थे वो केवल इसी भाषा के अंदर इनके प्रोग्राम बनते थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर जो पहली जनरेशन थी, यानी फर्स्ट जनरेशन है, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। इसके कारण से जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी साइज बहुत बड़ी थी। इनमें जो मेमोरी प्रयोग में ली जाती थी डेटा स्टोर के लिए, जो इसकी प्राथमिक मेमोरी थी, इसमें सेकेंडरी मेमोरीज नहीं होती थी, प्राथमिक मेमोरी होती थी जो मैग्नेटिक ड्रम का उसके अंदर प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो उसके लिए केवल पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। और जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज के अंदर यहाँ मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हुए हैं, जिनमें सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था इसके अंदर, उस कंप्यूटर का नाम है ENIAC, ENIAC। ENIAC इसके अंदर निर्माण हुआ। ENIAC के बाद में एडवेक के बाद में एडसेक के बाद में मैनचेस्टर मार्क 1 और मार्क 1 के बाद में यूनिवेक। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हुए जिनका आविष्कार प्रथम पीढ़ी के जनरेशन के अंतर्गत हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं जो ये कंप्यूटर थे इनका आविष्कार 1943 से 1955 के मध्य इनका आविष्कार हुआ है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर ENIAC कंप्यूटर की बात करेंगे। जो प्रथम कंप्यूटर था ENIAC एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यानी इसका जो पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ENIAC का पूरा नाम था। और ENIAC को किसने बनाया था? ENIAC को अमेरिका की एक विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय का नाम था पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय। वहां के दो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एकर्ट और एक का नाम था जॉन मचली। यानी प्रोफेसर जे एकर्ट और जॉन मचली के द्वारा ENIAC का निर्माण किया गया।
ENIAC जो कंप्यूटर था वो एक सामान्य पर्पस का कंप्यूटर था, यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जिसके अंदर सामान्य वाणिज्यिक कार्य किए जा सकते थे, वैज्ञानिक जो कार्य होते थे वो किए जा सकते थे, और ये बहुत ही जो सबसे पहला, ये फर्स्ट जनरेशन का, पहली पीढ़ी का सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था। इस कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसकी जो साइज थी वो साइज लगभग 50 फीट तो इसकी लंबाई थी, और जो इसकी चौड़ाई थी वो 30 फीट इसकी चौड़ाई थी, यानी 50 इंटू 30 फीट। इस कंप्यूटर की जो साइज थी वो कितनी थी? 50 इंटू 30, यानी 50 फीट तो इसकी लंबाई थी और 30 फीट इसकी चौड़ाई थी। इस कंप्यूटर के अंदर लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। कितनी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण इस कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। यानी इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स प्रयोग होती थी वो कितनी होती थी? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स प्रयोग होती थी, जिसके कारण से इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। इस कंप्यूटर का जो वजन होता था वो लगभग 30 टन के बराबर इसका वजन होता था। यानी इस कंप्यूटर में ENIAC का जो वजन था वो कितना था? 30 टन इस कंप्यूटर का वजन था। और इस कंप्यूटर को चलाने के लिए लगभग 1,50,000 वोल्ट बिजली की आवश्यकता होती थी। यानी इसमें जो विद्युत की खपत होती थी वो कितनी होती थी? लगभग 1,50,000 वोल्ट की आवश्यकता होती थी। तो इसके कारण से इसमें काफी सारी समस्याएं भी आई, और उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पे आया एडवेक। एडवेक का जो निर्माण हुआ था वो ENIAC के जो सलाहकार थे, जो हंगरी के जॉन वॉन न्यूमैन, उनके स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के आधार पर ही एडवेक का निर्माण हुआ था। एडवेक से पहले जो भी कंप्यूटर थे उनके अंदर किसी भी प्रकार का स्टोरेज प्रोग्राम नहीं थे। स्टोरेज प्रोग्राम एडवेक से स्टार्ट हुआ था, और इसका जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? ENIAC के जो सलाहकार थे उन्होंने ही एडवेक के अंदर स्टोरेज प्रोग्राम का कंसेप्ट प्रतिपादित किया था। उसके बाद में बहुत सारे कंप्यूटर बने, जैसे एडसेक, मैनचेस्टर मार्क 1, यूनिवेक, ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, और प्रथम पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर हैं उनकी भाषा थी मशीनी भाषा, और दूसरी लैंग्वेज थी इसमें असेंबली भाषा। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा की बात हम करेंगे आगे चलकर, जब हमारी भाषाएं आएगी C++, तो उसमें हम पढ़ेंगे, मशीनी भाषा भी पढ़ेंगे, और उसके अंदर हम फोर्ट्रान, पास्कल, कोबाल, इन सब भाषाओं के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं हम इनके अंदर प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर कुछ बहुत सारी समस्याएं थी, जिसके कारण से दूसरी पीढ़ी का निर्माण हुआ। तो वो समस्याएं क्या क्या थी? हमारे जो दोनों कंप्यूटर थे, यानी प्रथम पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर थे, उनमें हमने बात की ENIAC और एडवेक की। ENIAC और एडवेक कंप्यूटर की हमने बात की है। सबसे पहले हम बात करते हैं ENIAC। ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो हमने ENIAC का पूरा नाम पढ़ा है अभी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। दूसरा जो कंप्यूटर था हमारा उसका नाम था एडवेक। एडवेक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो जो प्रथम ये कंप्यूटर है ये सामान्य पर्पस यानी सामान्य उपयोग के लिए था, सामान्य जनरल पर्पस के लिए था। एडवेक था ये स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट के आधार पर था। इसके अंदर इस कंप्यूटर के बाद से जो भी कंप्यूटर हुए इनके अंदर स्टोर प्रोग्राम का कंसेप्ट है। और स्टोर प्रोग्राम का कंसेप्ट किसने दिया था? ENIAC के जो सलाहकार थे जिनका नाम था हंगरी के जॉन वॉन न्यूमैन, उन्होंने ही
एडवेब के निर्माण के अंदर स्टोर प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया था। अब जो ये कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इन कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती थी। समस्या क्या थी इनके अंदर, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स, इनकी जो साइज होती थी वो क्या होती थी, बहुत बड़ी होती थी। इनकी साइज बहुत बड़ी होती थी और इनके अंदर जो विद्युत तापमान होता था, यानी इनके अंदर जो बिजली की खपत होती थी, वो खपत लगभग 1,50,000 वोल्ट तक होती थी, यानी 1,50,000 वोल्ट। जिसके कारण क्या होता था, इन कंप्यूटर का जो तापमान था वो अत्यधिक बढ़ जाता था और उसके कारण से ये वैक्यूम ट्यूब्स जल जाया करती थी। और जब वैक्यूम ट्यूब जल जाती थी तो उसमें बहुत सारी कमियां होती थी, कंप्यूटर खराब हो जाते थे और उनके रखरखाव के अंदर काफी सारी परेशानियां आती थी। इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती थी, क्योंकि ये काफी बड़े होते थे और ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती थी तो समय इसको चलाने में ज्यादा लगता था, स्टोर इसके अंदर डेटा कम होता था और इनकी जो गति थी, स्पीड थी, वो भी बहुत धीमी गति थी, यानी बहुत स्लो गति थी। तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण से वैज्ञानिकों का ध्यान और आगे की ओर बढ़ा और उन्होंने अपनी सेकेंड जनरेशन के अंदर नए दूसरे कंप्यूटर्स का आविष्कार किया। जो सेकेंड जनरेशन थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब के स्थान के ऊपर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। तो हम अब पढ़ेंगे इसके अंदर अपनी आने वाली सेकेंड जनरेशन। हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ी है। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो हमारी 1943 यानी 1943 से 1955 या 1942 से 1955 यानी इनके मध्य लगभग फर्स्ट जनरेशन थी। अब सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे हम, जो लगभग 1956 से लेके 1964 तक की है। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सेकेंड जनरेशन थी वो 1956 से लेकर 1956 से 1964, 1956 से लेकर 1964 तक हमारी सेकेंड जनरेशन चली और इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर कुछ परिवर्तन हुए। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे और सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें बहुत सारा परिवर्तन था। परिवर्तन क्या था कि प्रथम पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था और उसके स्थान पर सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। इसका प्रयोग होने लगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। जो ट्रांजिस्टर थे वो अर्धचालक धातु के बने हुए होते थे। अर्धचालक धातु, जो ट्रांजिस्टर थे वो किसके बने हुए होते थे, अर्धचालक धातु के बने होते थे। ट्रांजिस्टर के कारण से जो कंप्यूटर थे जिनकी सबसे पहले बात करेंगे हम साइज की, तो इनका जो आकार था, इनकी जो साइज थी वो छोटी हो गई। जो इनका आकार था वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में इनका आकार छोटा हो गया ट्रांजिस्टर की वजह से। ट्रांजिस्टर एक छोटी डिवाइस थी जो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर कार्य करती थी और जिसमें जो अर्धचालक धातु की बनी हुई होती थी। इसके बाद में इसमें मेमोरी की बात करते हैं।
मेमोरी जहां प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर हम चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करते थे, सेकंड जनरेशन के अंदर क्या हुआ, चुंबकीय ड्रम के स्थान पर प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी स्टार्ट हो गई थी और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत भी डिवाइसेस जो डिस्क होती थी और चुंबकीय टेप होती थी उसका प्रयोग होने लग गया था। यानी इसमें प्राइमरी मेमोरी भी थी और सेकेंडरी मेमोरी भी उपस्थित थी। प्राइमरी मेमोरी के लिए अपना स्थान था और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क, जो डिस्क ऐसे आज भी चलती है अपने, और टेप होती थी, इस तरह की टेप होती थी, उस टेप का प्रयोग किया जाता था। यानी मैग्नेटिक टेप और चुंबक की जो डिस्क होती थी उनका प्रयोग जो सेकंड जनरेशन थी उसके अंदर मेमोरी के अंदर यूज होने लग गया था। यानी इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी भी आ गई थी और सेकेंडरी मेमोरी भी स्टार्ट हो गई थी। मेमोरी की बाद में बात करते हैं हम इनपुट और आउटपुट की। इनपुट आउटपुट प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का विकास हो चुका था। यानी इनके अंदर अलग अलग डिवाइस आने लग गई थी, जैसे कीबोर्ड माउस है, वैसे उस टाइम पे इनपुट आउटपुट के लिए अलग से डिवाइसें स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं हम जो ट्रांजिस्टर थे हमारे, क्या थे, ट्रांजिस्टर। इन ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार ये बेल लेबोरेटरी के अंदर 1947 के अंदर बेल लेबोरेटरी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि जो सेकंड जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन के अंदर जो ट्रांजिस्टर थे उन ट्रांजिस्टर का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो हमें ये याद रखना है, जो ट्रांजिस्टर थे उनका आविष्कार बेल लेबोरेटरी के अंदर 1947 के अंदर हुआ था। फिर हम साइज, मेमोरी और इनपुट और आउटपुट की बात की। इसके अंदर साइज, इसका आकार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के तुलना में जो सेकंड जनरेशन थी उनका आकार छोटा था। मेमोरी, इसके अंदर प्रथम पीढ़ी के अंदर मेमोरी केवल प्राइमरी मेमोरी थी, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं थे। लेकिन सेकेंड जनरेशन के अंदर बात करें तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज आ चुकी थी। सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होने लगा था और डिस्क का प्रयोग होने लगा था, जो डिस्क हम आज भी प्राय यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट के अंतर्गत नई नई डिवाइस आ चुकी थी। फिर बात करते हैं अंदर इसकी लैंग्वेज। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर के अंदर कौन सी जनरेशन थी, कौन सी लैंग्वेज थी, उनके अंदर लैंग्वेज थी मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। जबकि जो सेकंड जनरेशन है इसके अंदर जो भाषा का विकास हुआ उसमें कई सारी ऐसी भाषाएं आ गई, जैसे बेसिक, कोबोल, फोटोन, ऐसी बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ जिनके कारण से प्रोग्रामिंग आसान हो गई। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम का निर्माण हुआ जिनके कारण से हम अलग अलग कार्य करने लग गए, अलग अलग क्षेत्र के कार्य कंप्यूटर के अंदर करने लग गए। कंप्यूटर उपलब्ध भी आसानी से होने लग गए। इनकी जो साइज थी कंप्यूटर की वो भी थोड़ी छोटी हो गई और इनकी आकार, जो कंप्यूटर का आकार छोटा होने के कारण इनमें विद्युत की खपत भी कम होने लगी और विद्युत की खपत कम होने लगी तो इनका तापमान भी कम होता था। तापमान कम होने के कारण से क्या होता था, इनका रखरखाव सही रहता था। इनका जो वातावरण था, इनका जो टेम्परेचर था वो भी कम होता था, जिसके कारण से ये कंप्यूटर जल्दी से प्राय खराब नहीं होते थे। इनकी जो स्पीड थी, स्पीड भी इनकी ज़्यादा होने लगी थी। तो इस तरह से जो सेकंड जनरेशन थी वो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले बहुत अच्छी थी। आगे चलेंगे हम बात करेंगे हमारी तीसरी जनरेशन के बारे में।